नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं कोर्स ऑफ डिस्कोर्स। नई संसद के पहले सत्र में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के संबोधन के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का निचोड़ यह है कि विपक्ष अपनी बढ़ी हुई संख्या पर मानो आत्ममुग्ध है। धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी के दिए जा रहे आखिरी संबोधन के पूरे समय कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष नारेबाजी करता रहा। मणिपुर के दोनों ही कांग्रेसी सांसदों में से एक बिमोल अकॉयजॉम ने मणिपुर के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी की कथित चुप्पी को लेकर तीखा हमला किया ही था, लेकिन प्रधानमंत्री के संबोधन के एन पहले मणिपुर के दूसरे कांग्रेसी सांसद को बोलने का मौका देने के नाम पर गैर जरूरी हंगामा खड़ा किया गया। हमें याद है कि पिछले साल अगस्त में अविश्वास प्रस्ताव पर आखिरी भाषण देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जब मणिपुर के मसले पर बोलना आरंभ किया था, विपक्ष संसद का बहिष्कार कर बैठा। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में विपक्ष के बहिर्गमन के बीच धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए मणिपुर को लेकर जो तथ्य रखे हैं वह विचारणीय है। मैं भी और देश राहुल गांधी और कांग्रेस से जानना चाहता है कि आखिरकार मणिपुर में 10 बार राष्ट्रपति शासन क्यों लगाए गए। 1993 में आरंभ हुई आज जैसी ही जातीय हिंसा 5 सालों तक क्यों चलती रही। निश्चित तौर पर मौजूदा सरकार मणिपुर में चल रहे जातीय हिंसा को समाप्त करने के लिए 5 साल का इंतजार नहीं कर सकती, लेकिन देश का विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी को बंधक नहीं बना सकता। कल्पना कीजिए कि अगली बार बजट सत्र में जब राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने को उठें और प्रधानमंत्री मोदी खड़े होकर यह गारंटी लेना चाहें कि यदि विपक्ष सरकार के पक्ष को अपेक्षित धैर्य के साथ सुनने की गारंटी देगा तो सही, अन्यथा अराजकता प्रायोजित विपक्ष का अब सरकार बहिष्कार करेगी। राहुल गांधी यदि टकराव और नक्सली छापामार शैली की राजनीति को अपनी प्रतिष्ठा और भविष्य बनाना चाहते हैं तो यह भ्रम अच्छा नहीं है। लोकसभा में राहुल गांधी द्वारा विपक्षी सांसदों को प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में व्यवधान डालने के लिए संसद के वेल में जाने और नारेबाजी करने के लिए जिस तरह बाध्य करते और उकसाते दिखे, लोकसभा अध्यक्ष का इस पर सख्त नाराजगी जताना उचित ही है। आपातकाल के 50वीं वर्षगांठ के ऐन मौके पर कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष का यह आचरण जताता है कि वे एक चुनी हुई सरकार पर विपक्ष और कांग्रेस का आपातकाल लगाना चाहते हैं। विपक्षी सांसदों के भाषणों में नीट परीक्षा, अग्निवीर योजना, इलेक्टोरल बॉन्ड, ईवीएम जैसे अनेक मुद्दे थे, लेकिन उसके केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चुनाव प्रचार में कही गई अन्यथा बातों और 370 सीटों के दावे की जगह भाजपा का बहुमत से कम 240 सीटों तक सिमट जाने का तंज था, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी संसद में असहज भी दिखे। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी की बारी आई तब दर्जन भर राज्यों में कांग्रेस का कोई सांसद न चुने जाने समेत आम चुनावों के साथ हुए विधानसभा चुनावों में ओडिशा, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल में भाजपा और एनडीए की सरकार का गठन और मत प्रतिशत के रूप में केरल, तमिलनाडु जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन का उल्लेख कांग्रेस और विपक्षी दलों को असहज कर सकता है। यह उनके लिए कड़वी सच्चाई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में किया गया हंगामा यदि इसलिए है कि प्रधानमंत्री मोदी की कथित तौर पर नैतिक हार हुई है, तो 1984 के बाद और विशेषकर 2004 से जब राहुल गांधी बतौर सांसद कांग्रेस में अपने नेतृत्व को लेकर स्थापित हो चुके हैं, लगातार 5वीं बार बहुमत से कांग्रेस के दूर रहने को किस लोक नैतिकता में परिभाषित किया जाए। क्या कांग्रेस या फिर इंडी गठबंधन आज सरकार बना सकती है? नारे लगाए गए कि तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी की तरह तत्कालीन विपक्ष ने इंदिरा गांधी को आपातकाल के बाद तानाशाह ही कहा था, और जब चुनाव हुए तब इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी बेशक सत्ता से बेदखल हुई, लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों में वह ताकतवर बनी रही। तो क्या दक्षिण भारत के लोगों ने इंदिरा गांधी के रूप में एक तानाशाह को और उनके द्वारा लगाए गए आपातकाल को पसंद किया था, उसको लोकतांत्रिक वैधता दी थी? इसी तर्क पर एक सवाल यह भी है कि बीते 2 आम चुनाव में स्पष्ट बहुमत देने के बाद इस बार 240 सीटों पर जीत हासिल कर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का चुना जाना, क्या जनता ने एक तानाशाह को देश और दायित्व सौंप दिया है? राहुल गांधी का नवनिर्वाचित सांसद के रूप में शपथ ग्रहण और लोकसभा अध्यक्ष चुनाव के बाद बतौर नेता प्रतिपक्ष
पहले संबोधन में जिसने भी दायित्वों का अंतर उनकी शैली और अभिव्यक्ति में देखा और उम्मीद जताई, धन्यवाद प्रस्ताव पर चल रही चर्चा के आखिरी 2 घंटे में संसद में उनका आचरण और फ्लोर मैनेजमेंट सबों को निराश कर सकता है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में बोलते हुए राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व पर दावेदारी बांटते और प्रमाण पत्र बांटते हुए दिखाई दिए। आम चुनाव परिणाम के आधार पर कहा जा सकता है कि भाजपा अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की अपील पर कमजोर हुई है और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण ने इस आम चुनाव में भाजपा के पक्ष में सकारात्मक रुझान पैदा नहीं किया है। लेकिन क्या राहुल गांधी को यह समझने की जरूरत नहीं है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को बेशक राम मंदिर आंदोलन ने वैचारिक आधार दिया हो, लेकिन राम मंदिर आंदोलन ही हिंदुत्व नहीं है। और इस प्रकार के भ्रम पर भाजपा के कथित हिंदुत्व को निशाने पर लेना नकारात्मक प्रभाव भी पैदा कर सकता है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में अग्निवीर योजना को जिस तरह रखा और जैसे अप्रमाणित तथ्य रखे, बतौर नेता प्रतिपक्ष 2 कारणों से यह उचित नहीं है। पहला कि बेरोजगारी का सवाल और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सैन्य बलों की तैयारी व रणनीति को एक ही सिक्के के 2 पहलू की तरह देखना न केवल मूर्खता बल्कि आत्मघाती है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी अग्निवीर योजना से जुड़े हुए महत्वपूर्ण डिटेल्स संवैधानिक शपथ के आधार पर उजागर नहीं कर रहे हैं। जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शिता का सवाल है, क्या राहुल गांधी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उनके हस्ताक्षर से किए गए समझौते का विवरण सार्वजनिक कर सकते हैं? दूसरी बात कि सेना अग्निवीर योजना के क्रियान्वयन और उसके वांछित लक्ष्यों को लेकर समीक्षा कर ही रही है, जिसके आधार पर सुझाए जाने वाले प्रस्तावों पर सरकार ने विचार करने की मंशा पहले ही जाहिर कर दी है। लिहाजा यह राजनीति का विषय तो नहीं हो सकता। नीट परीक्षा में सामने आई गड़बड़ियों को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के बाद संभवतः अतिरिक्त दिन बहस हो सकती थी, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रायोजित अराजकता और हंगामे से यह तय हो गया कि सरकार विपक्ष को उसकी चाही गही चर्चा का अवसर नहीं देगी। यह सरकार और विपक्ष दोनों का नुकसान तो है ही, लोकतंत्र में आस्था रखने वाली जनता की अपेक्षाओं की दुर्गति करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस देश में आर्थिक अराजकता फैलाने के लिए सोची समझी साजिश रच रही है। वैसे नेता प्रतिपक्ष को शैडो प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है, लेकिन संसदीय अराजकता का नेतृत्व करके राहुल गांधी विकल्प नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह लोकतंत्र को भी खतरे में डालता है। कांग्रेस खुश हो सकती है कि विपक्ष के सर्वमान्य नेता के रूप में राहुल गांधी की प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी इन 5 साल के नेता प्रतिपक्ष के प्रशिक्षण और अनुभव से पुख्ता हो सकती है। लेकिन विपक्षी एकजुटता के भीतर प्रधानमंत्री पद के दूसरे दावेदार इस प्रशिक्षण प्रमाण पत्र को कितनी मान्यता देंगे, यह तो वक्त बताएगा। हालांकि आम चुनाव परिणाम ने राजनीतिक खेमेबंदी को लगभग स्थायी बना दिया है। अब किसी थर्ड फ्रंट अलायंस के लिए स्पेस नहीं है और 2029 आम चुनाव तक सरकार और विपक्षी गठबंधन पक्ष से किसी पाला बदल की संभावना लगती नहीं है। यानी यदि ऐसा हुआ तो 2029 के लिए एक आदर्श चुनावी मैदान और सेनाओं का गठन हो चुका है। लेकिन आगामी 5 साल परसेप्शन वॉर को समर्पित रहेगा, जो विपक्ष के सेनापति का फैसला करेगा। लेकिन यह तय है कि संसद में 2 गैर समानुपातिक अपेक्षाओं और भ्रमों का टकराव अगले 5 साल कम नहीं होगा। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के 1/3 प्रधानमंत्री के आरोपों और तंज पर कहा कि 1/3 का 10 साल पूरा हो चुका है और 2/3 का अगला 20 साल बाकी है। संसद में नंबर गेम इस तरह के अवश्य हैं कि एनडीए सरकार अपने कामकाजी हितों को साधती रहेगी और इंडी गठबंधन अपनी बढ़ी हुई ताकत से संसदीय चरम सुख ना सही, लेकिन बहिष्कार सुख को प्राप्त करता रहेगा। आपने द कोर्स ऑफ डिस्कोर्स देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्स ऑफ डिस्कोर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।